जय हिंद साहब। और सब कैसे हैं? आरंभ करें आज की कथा प्रसंग को। तो पिछली कक्षा में हमने कहानी शिक्षण और नाटक शिक्षण के बारे में विस्तार से जाना था। इनके उद्देश्य क्या हैं और किन विधियों के द्वारा उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो, इसके बारे में जाना था। और अब हमें इसे लिखना है। तो सबसे पहले कहानी शिक्षण। कहानी शिक्षण, देखो पुनः हल्का सा स्मरण दिलाएं। कहानी के क्या उद्देश्य थे? बोलो। सामाजिकता के गुणों का विकास, जीवन मूल्यों की स्थापना, समाज के व्यावहारिक ज्ञान के बारे में सामाजिक मूल्यों की स्थापना होती है, बच्चे को इसका पता चलता है। ठीक है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी को गागर में सागर कह सकते हैं कि एक कहानी की छोटी सी इकाई अपने आप में पूर्ण होती है, अपने आप में एक घटना को समेटे हुए होती है, अपने आप में एक जीवन को समेटे होती है, अपन ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने तीन चीजें जानी थी कि कहानी के पाठ के तीन तरीके अपन अपना सकते हैं। एक तो कौन सा पाठ है? बोलो भगवान। मौखिक पाठ। कौन सा पाठ है? मौखिक पाठ का भाव क्या था कि कहानी को पढ़ा नहीं जाता, कहानी को कहा जाता है। समझ में आ गई भाई? आप जब कक्षा में कहानी पढ़ाने जाएं, ऐसे नहीं किताब लेकर के देखो बच्चों इसमें ये लिखा हुआ है। कहानी की कथा वस्तु आत्मसात होनी चाहिए, फिर आप कहानी को लयबद्ध, ऐसे धारा प्रवाह है। लय मतलब, लय का मतलब गाना ही नहीं होता, बोलने की भी लय होती है। ठीक है, आरोह अवरोह के साथ और एकदम पूरे भावात्मक ढंग से कहानी को प्रस्तुत करो, सुनने वाले गदगद हो जाएं और कहे ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। पहले बचपन में बड़ी कहानियां सुनते थे ना, गांव में पहले क्या बुजुर्ग बैठा करते थे ऐसे हैं, और खास तौर पे सर्दियों के वक्त में अलाव जो है ना, कऊं, मारवाड़ी में बोलते हैं ना कऊं जड़ा रहे। ठीक है, उसके आसपास बैठते और बाद में बैठ करके कई प्रसंग चलते और कई कहानियां, राजा महाराजाओं की कई कहानियां सुनने का अवसर मिलता। ठीक है, तो ये जगजीत सिंह साहब की गजल जैसे कल मैं सुना रहा था ना कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर मुझे लौटा दो मेरे बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अरे कभी हम भी करोड़पति हुआ करते थे जब बारिश के पानी में हमारे जहाज तैरा करते थे। तो फिर मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का रेला, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का घेरा। इस पंक्ति का अर्थ देखना, उन चेहरे की झुर्रियों में सदियों का अनुभव है और वो अनुभव बच्चों तक ट्रांसफर होता था उन कहानियों के माध्यम से। वो बुढ़िया जिसे बच्चे थे कहते थे नानी, नानी की बातों में परियों का रेला, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का घेरा, भुलाए नहीं भूल सकते वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। रात छोटी लगती थी उसके सामने, ऐसा आनंद का भाव कहानी का। तो मौखिक पाठ तो वो है। ठीक है, दूसरा होता गहन अध्ययन निष्ठ पाठ। कौन सा पाठ? गहन अध्ययन निष्ठ पाठ। नाम से पता चल रहा भाई क्या होगा? गहन अध्ययन होगा, जैसे आप लोग करते हैं। अरे भाई किताब लेकर के बैठे, एक एक शब्द की व्याख्या समझाते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं, बीच में ही उनके आप कोई शब्दों का अर्थ समझाने लग जाओ, व्युत्पत्ति समझाने लग जाओ, कहानी के जो अंग है, कथा वस्तु है, संवाद है, देश काल वातावरण है, उनकी चर्चा करने लग जाओ। कहानी अपने उद्देश्यों में कितनी सफल हो पाई, कितनी न हो पाई, इतनी गहन चर्चाएं करो। ठीक है, एक वो हो गया। और तीसरा कौन सा था मैंने कहा था? अरे बोलो तो। अच्छा, पहले की कक्षा का पूरी चीजें बोलने की थोड़ी होती है, याद रखने के लिए होती है, इसलिए समझाया जाता है, वरना तो सीधा ही लिखवा दे। फिर कौन सा पाठ है? ये रचना पाठ। बच्चे भाई कल्पना शक्ति का विकास करना भी तो उद्देश्य है। अब कहानी में मान लीजिए 8-10 किरदार हैं या 4-5 किरदार है, आपने बच्चे को कहा कि इस किरदार की जगह बेटा यदि आप होते तो क्या होता। अब बच्चा चिंतन करेगा, अब सोचेगा साहब मैं होता तो ये तो नहीं करता, मैं तो ऐसे करता। और बाद में उसके बाद घटनाओं में भी बदलाव आ जाएगा। भाई जब आप कहानी का कोई एक सीक्वेंस बदल देंगे, एक दृश्य बदल देंगे, तो आगे के दृश्य भी बदलेंगे। तो बच्चा उनका चिंतन करेगा, चिंतन करेगा तो किसका विकास होगा? रचनात्मकता का, सृजनशीलता का, कल्पनाशीलता का क्या होगा? विकास होगा। या बच्चे को कहते यदि इस पात्र की जगह तुम होते तो क्या होता।
तो बच्चा बाद में अपने स्वभाव के अनुसार घटनाओं को मोड़ देगा कि मैं ऐसा होता तो ये तो कतई नहीं करता, मैं तो ऐसे करता। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई गलती की और सामने वाले ने माफ कर दिया, अब आपने कहा बच्चा तू यदि इस जगह होता तो क्या करता, वो कहता मैं तो माफ नहीं करता, इसका सर फोड़ता। ठीक है जी, स्वाभाविक सी बात है। कोई कहता मैं माफ करता, कोई कहता मैं आर्थिक दंड देता। मान लीजिए कोई कहानी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ईदगाह है, ईदगाह में आपने कह दिया कि हामिद की जगह यदि तुम होते तो क्या होता, चिमटा लाते या क्या करते। तो बच्चा बाद में कल्पना करेगा अपने, और कल्पना के हिसाब से कहानी को आगे बढ़ाएगा। या आपने बच्चे के सामने कोई सीक्वेंस रख दिया कि यदि हामिद चिमटा ने ला करके ऐसा और कुछ लाता, या नमक के दारोगे में दारोगा जो है उसमें वो रिश्वत ले लेता पंडित लोफी दिन, तो क्या होता। तो फिर बच्चा क्या करेगा, सोचेगा, सोच करके आगे की घटनाओं को विस्तार देगा, उससे उसमें रचनात्मकता का गुण विकसित होगा। ये कौन सा शिक्षण है, कहानी शिक्षण। 3 लाइन लिखनी है, लिखो। कहानी विधि, लिखो बच्चों की, या बच्चों में, सीधा डायरेक्ट एक ही पंक्ति में आत्मसात करो। मनोरंजन होता है, वो सब इतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, वो माइंड में रहनी चाहिए। हाँ, लिखो बच्चों में नैतिकता के गुण को बढ़ाने के लिए, बच्चों में नैतिकता के गुण को बढ़ाने के लिए, बच्चों में नैतिकता के गुण को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कहानी शिक्षण करवाया जाता है। चाहो तो लिख लो, बच्चों में नैतिकता के गुण को बढ़ाने के लिए कहानी शिक्षण करवाया जाता है। अगली पंक्ति में लिखो, चारित्रिक विकास हेतु, चारित्रिक विकास हेतु कहानी शिक्षण की, चारित्रिक विकास हेतु कहानी शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। चारित्रिक विकास हेतु कहानी शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, चारित्रिक विकास करना हो भाई। हर कहानी में, कल भी हम कह रहे थे, हर कहानी में अंत में एक मौलिक शिक्षा होती है। हर कहानी से कोई ना कोई शिक्षा मिलती, सीख मिलती है। अरे अंग्रेजी में भी अपन जब 10वीं 12वीं में कहानी लिखते तो अंत में एक मोरल लिखा करते थे। ठीक है, तो मोरल वो बच्चों में विकसित हो, डेवलप हो उसका, इसीलिए उनको कहानी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो लिखिए, चारित्रिक विकास हेतु कहानी शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगली पंक्ति में लिखिए, कहानी शिक्षण से कहानी शिक्षण से सामाजिकता के विकास के साथ साथ, कहानी शिक्षण से सामाजिकता के विकास के साथ साथ नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। कहानी शिक्षण से सामाजिकता के विकास के साथ साथ नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। ठीक है भैया, अगली पंक्ति में लिखिए, कहानी शिक्षण के 3 प्रकार हो सकते हैं। कहानी शिक्षण के 3 प्रकार हो सकते हैं। कहानी शिक्षण के 3 प्रकार हो सकते हैं। तीनों प्रकारों के नाम लिख लीजिए। तीनों प्रकारों के नाम लिख लीजिए। मौखिक पाठ, गहन अध्ययन निष्ठ पाठ और रचना पाठ। रचना पाठ, ठीक है भैया। एक तो मौखिक पाठ, कहानी शिक्षण के कितने विधाएं हैं? 3। मौखिक पाठ, गहन अध्ययन निष्ठ पाठ और रचना पाठ। बढ़ जाऊं आगे? ठीक है जी। अब कहानी शिक्षण के बाद में कौन सा शिक्षण होगा भैया? अरे बोलो तो प्रभु, आज ऐसे थोड़े शांत शांत कैसे हो? मौसम का असर आ गया क्या आप पे? है? मौसम का असर आ गया क्या? जैसे 12 मासा में नागमती ने लिखा था। है? कौन सा शिक्षण?
नाटक शिक्षण। नाटक के बारे में कल हमने बात की थी, अवस्था अनुकृति नाट्यम। अरे किसी की अवस्था का अनुकरण करना ही क्या है? नाटक। अपने को इतनी परिभाषाओं में नहीं जाना। नाटक क्या? नकल करना। नाटक में कमानी क्या है? हालांकि नाटक को आचार्य भरत मुनि ने पंचम वेद कहा था। क्या कहा गया था? अरे आचार्य भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र। क्या लिखा था? और नाट्य शास्त्र को क्या कहा था? पंचम, पांचवा वेद है महाराज। विश्वकर्मा जी ने मंच की रचना की है, भगवान शिव ने अपना तांडव सौंपा है, मां पार्वती ने अपना लास्य नृत्य दिया है, और उन सब से मिलकर के किसका क्या बनाया? रंग मंच और नाटक की रचना की किसने? आचार्य भरत मुनि ने। खैर, हम जो फिल्म देखते हैं वो एक तरह का नाटक ही है। अरे हम जो फिल्म देखते हैं वो एक तरह का क्या है? नाटक ही है। और स्कूल के अंदर 15 अगस्त 26 जनवरी को तो नाटक करते ही हैं, ठीक है। तो नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? कल हमने विस्तार से चर्चा की इस पे। क्या होगा भाई? एक तो संवाद कौशल, बच्चों में वार्तालाप करने का गुण डेवलप हो, बात कर सके, अपनी बातों को उचित शब्द चयन, उचित हाव भाव के साथ प्रेजेंट कर सके। भाई बात कहते समय किस शब्द पे अधिक बल देना है, किसको बड़ी सहज ढंग से कह देना है, किस समय मुख मुद्रा कैसी हो, ये सब चीजें बड़ी मायने रखती है। तो वार्तालाप करने का गुण, नाटक में ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, अभिनय होता है। तो वार्तालाप करने के साथ साथ कौन सा गुण विकसित होगा? अभिनय। अब सामाजिकता के गुणों का विकास, निरीक्षण क्षमता का विकास, नेतृत्व के गुणों का विकास, ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन अपने माइंड में ये रखना है कि नाटक पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किए जाते हैं। बच्चे बातचीत करना सीख जाएं, ढंग से अपनी बातों को रखना सीख जाएं और अभिनय करना भी सीख जाएं, ठीक है। ये गुण विकसित करने के लिए नाटक पढ़ाया जाता है। अब नाटक पढ़ाने की विधियों के संदर्भ में पुनः हल्का सा स्मरण दिला दूं मैं आपको। एक तो कौन सी विधि होती? बोलो। आदर्श नाट्य विधि में समस्त अभिनय शिक्षक ही करेगा, है। जितने पात्र हैं उन सभी पात्रों के संवादों को उचित हाव भाव के साथ कौन प्रेजेंट करेगा? तो इससे बच्चों को नाटक का पता तो चल जाएगा, लेकिन महाराज उद्देश्य था बच्चों में डेवलपमेंट करना, वो तो निष्क्रिय थे। वो तो दर्शक बन करके बैठे या श्रोता बन करके बैठे, क्योंकि नाटक तो दृश्य श्रव्य साधन है, दोनों ही काम हो रहे हैं, ठीक है। आनंद भी आ गया, उसने नाटक की कथा वस्तु को भी समझ लिया, उन्होंने पता चल गया क्या है क्या मामला है, लेकिन उनमें खुद में क्रियाशीलता का सिद्धांत लागू हुआ क्या? नहीं, वो खुद तो निष्क्रिय थे, खुद निष्क्रिय थे, तो ना तो वो वार्तालाप करने का गुण विकसित हो पाया, ना वो अभिनय का गुण विकसित हो पाया। हो पाया क्या? नहीं। तो ये विधि काम की नहीं। फिर अभिनय विकसित करना है तो अपन दो विधियां लेते हैं। कौन सी? अभिनय विधि। और अभिनय विधि को कितने भागों में ले लेते हैं? एक तो कौन सी अभिनय? एक तो स्टेज परफॉर्मेंस और एक क्लासरूम परफॉर्मेंस, रंगमंच अभिनय विधि और कक्षा अभिनय विधि। अरे भाई इसको यूं समझो, 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले 5-7 दिन जो रिहर्सल होती थी वो तो क्या था, और जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को मंच पे परफॉर्मेंस होती थी वो क्या था? इसमें अंतर क्या होता था? इसमें ड्रेस भी वही पहनते थे जैसा पात्र है, पीछे का पर्दा भी वैसा ही लगता है जैसे रंगमंच अभिनय पे, और इसमें वही स्कूल ड्रेस में अभिनय कर लेते थे। राजा भी वही पहना है, खाकी पैंट और आसमानी शर्ट, और प्रजा भी वही पहने हैं और चल रहा है। लेकिन मूल दिन जो है ना, जब स्टेज परफॉर्मेंस का वक्त आता तो ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखा जाता था। लेकिन महाराज वो बाद का विषय, मुझे बताओ ये जो दोनों उद्देश्य है उनकी पूर्ति तो यहां भी हो गई। भाई अभिनय तो सीख ही गए, तभी तो रंगमंच पे कर पाएंगे, अभिनय तो सीख ही चुके हैं। वार्तालाप करने का गुण, संवाद कौशल जो है वो भी विकसित हो गया। अंतर किसका है? केवल पात्र के अनुकूल वेशभूषा का और परिस्थितियों के अनुकूल वातावरण का, दो ही तो अंतर है। लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में अभिनय किसमें होगा? तो सैद्धांतिक तौर पर बड़ी उत्तम है रंगमंच, लेकिन हम यदि हमारी भारत की शिक्षा के संदर्भ में चिंतन करें तो अव्यावहारिक प्रतीत होती है। कारण बड़ी तो खर्चीली है, बहुत से साधन जुटाने पड़ते हैं, बहुत सा समय लगता है और बहुत सा श्रम लगता है, परिश्रम भी लगता है, ठीक है। और इस ढंग से पढ़ाएंगे तो पाठ्यक्रम भी पूरा। अरे मान लीजिए किसी का ये आ गया, जयशंकर प्रसाद वाला नाटक आ गया किसी के पाठ्यक्रम के अंदर, ठीक है। मान लीजिए किसी के स्कंदगुप्त वाला नाटक आ गया, ठीक है। किसी का चंद्रगुप्त वाला नाटक पाठ्यक्रम में आ गया। कक्षा में आपके 10वीं के या 12वीं के 5 सेक्शन है, हर सेक्शन में 60-60 बच्चे हैं, 300 बच्चे हो गए। 300 बच्चों को नाटक में भाग ले लेकर के आप नाटक करवाओगे, साल भर नाटक ही करवाओगे, फिर आप वैसे नहीं करवाओगे, ठीक है। लेकिन ये कौन सा अभिनय है? कक्षा अभिनय। ये व्यावहारिक तौर पर बड़ी उत्तम सी विधि है, क्योंकि इससे नाटक शिक्षण की जो उद्देश्य है वो तो हम सब प्राप्त हो ही जाते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसके अलावा हमने एक विधि की चर्चा और की। कौन सी विधि की? व्याख्या विधि। इसके अंदर गुरुजी करते हैं पूरा काम, अभिनय नहीं,
समझाते हैं, शब्दों का अर्थ समझाते हुए आगे बढ़ जाते हैं, पूरी कथा बता देते हैं, इससे कोई लाभ भी नहीं होने वाला। ठीक है, और ये बड़ी प्राचीन चली आ रही है, अपन इसी से पढ़ते भी आए हैं, लेकिन कोई इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। भाई व्याख्या विधि में क्या हुआ, एक एक शब्द का अर्थ समझाते हुए आपको कथा समझा दी। अब कथा समझाना उद्देश्य था क्या, कथा समझाना उद्देश्य होता तो फिर कहानी होती, नाटक का ही का होता। नाटक में तो संप्रेषणीयता का गुण भी होना चाहिए, वार्तालाप करने का गुण भी विकसित होना चाहिए, तो ये काम की नहीं। तो साहब अपन क्या करें, नाटक पढ़ाते समय एक ऐसा मेथड काम में ले जिसमें इन सब के गुण हो, इन सब के गुण हो, तो एक सामूहिक सी विधि काम में ले, उसको क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे। तो हेडिंग लगाई नाटक शिक्षण, नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण में लिखिए भैया, बच्चों में शुद्ध व, बच्चों में शुद्ध व, बच्चों में शुद्ध व प्रभावी वार्तालाप करने का, बच्चों में शुद्ध व प्रभावी वार्तालाप करने का गुण विकसित होता है। बच्चों में शुद्ध व प्रभावी वार्तालाप करने का गुण विकसित होता है। शुद्ध बोलना सीख जाते हैं, प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना सीख जाते हैं। अगली पंक्ति में लिखिए, अभिनय क्षमता, अभिनय क्षमता, निरीक्षण कौशल, अभिनय क्षमता, निरीक्षण कौशल, कल्पना शक्ति का विकास होता है। अभिनय क्षमता, निरीक्षण कौशल, कल्पना शक्ति का विकास होता है। मूल उद्देश्य लिख लिए हैं, और भी कई उद्देश्य हो सकते हैं। अरे भाई, सामाजिक कुरीतियों के संदर्भ में जन जागरण करना हो तो नाटक के माध्यम से पता चल जाता है। कोई स्थिति को वास्तविक, कोई हम पढ़ रहे हैं उस चीज को एक्चुअली में दिखाना है, आभासी करवाना है, तो नाटक के माध्यम से अपन उस दृश्य को प्रस्तुत कर सकते हैं। कई चीजें हो सकती है, सामाजिकता का विकास होता है, लेकिन मूल जो उद्देश्य होगा प्रभावी वार्तालाप और अभिनय कौशल, दो ही मेन गुण होंगे। अब लिखो विधियां, विधियां, विधियां लिखो, आदर्श नाट्य विधि, आदर्श नाट्य विधि। क्या होगा, शिक्षक ही पूरे अभिनय करेगा, तो लिखो शिक्षक द्वारा, शिक्षक द्वारा अभिनय किया जाता है, शिक्षक द्वारा ही, शिक्षक द्वारा ही अभिनय किया जाता है। अगली पंक्ति में लिखिए, वह अभिनेता के रूप में, वह अभिनेता के रूप, हीरो के रूप में, एक्टर के रूप में, एक्टर के रूप में, वह अभिनेता के रूप में सभी पात्रों के, वह अभिनेता के रूप में सभी पात्रों के संवादों का, सभी पात्रों के संवादों का पठन प्रस्तुत करता है, सभी पात्रों के संवादों का पठन प्रस्तुत करता है, पठन प्रस्तुत करता है। अगली पंक्ति में लिखिए, इसमें, इसमें नाटक के तत्वों की, इसमें नाटक के तत्वों की व्याख्या का, इसमें नाटक के तत्वों की व्याख्या का अवसर नहीं मिलता, इसमें नाटक के तत्वों की व्याख्या का अवसर नहीं मिलता। अगली पंक्ति में लिख लीजिए,
इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं। अतः यह नाटक शिक्षण की उचित प्रणाली नहीं है। अतः यह नाटक शिक्षण की उचित प्रणाली नहीं है। अतः यह नाटक शिक्षण की उचित प्रणाली नहीं। अरे भाई, नाटक के जो तत्व हैं, कथा वस्तु है, देश काल वातावरण है, संवाद है, उन चीजों की तो इसमें चर्चा ही नहीं हो पाती। केवल गुरुजी क्या कर देते हैं, पूरे के पूरे नाटक को एक एक्टर के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसा पात्र है उसके अनुकूल हाव भाव रख करके वो चीजों को प्रेजेंट कर देते, अभिनय और संवाद दोनों। ठीक है, लेकिन छात्र तो निष्क्रिय ही रहे। उद्देश्य किसको सिखाना था? नाटक की कथा का तो बच्चों को ज्ञान हो जाएगा, पता तो उनको पूरा चल जाएगा, लेकिन छात्रों में उस गुण का डेवलपमेंट हो पाया क्या? नहीं। तो छात्र निष्क्रिय रहते हैं, अतः ये उचित विधि नहीं। अब लिख लीजिए अभिनय विधि। अभिनय विधि, अभिनय विधि लिखो। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट नंबर पे लिखो कक्षा अभिनय विधि, या कक्षा अभिनय लिख रहे हो क्या? हाँ तो चलो लिख लो। कक्षा अभिनय विधि माने कक्षा में अभिनय, कक्षा अभिनय विधि। देखिए अगले पंक्ति में, यह विधि व्यावहारिक रूप से, यह विधि व्यावहारिक रूप से नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। यह विधि व्यावहारिक रूप से नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। इसमें छात्रों द्वारा अभिनय किया जाता है। इसमें छात्रों द्वारा अभिनय किया जाता है। इसमें छात्रों के द्वारा अभिनय किया जाता है। अगली पंक्ति में लिखिए, वेशभूषा के अतिरिक्त शेष आंगिक व वाचिक अभिनय, मुख मुद्रा वगैरह और बोलने का ढंग, वेशभूषा के अतिरिक्त शेष आंगिक व वाचिक अभिनय, शेष आंगिक व वाचिक अभिनय रंगमंचीय विधि के अनुसार होता है। वेशभूषा के अतिरिक्त शेष आंगिक व वाचिक अभिनय रंगमंचीय विधि के अनुसार होता है। ठीक है, अरे केवल ड्रेसिंग का अंतर रहेगा, बाकी जो वाचिक अभिनय है और आंगिक अभिनय है, मतलब बोलते समय मुख मुद्रा और हाव भाव क्या रहने वाले हैं वो, और बोलने का ढंग, ये तो दोनों वैसा ही होगा जैसा रंगमंच में होता है। तो अगली पंक्ति में लिखिए, रंगमंच विधि व आदर्श नाट्य विधि, इसी में लिख रहे हैं, हेडिंग नहीं लगवा रहा हूं। रंगमंच विधि व आदर्श नाट्य विधि की अपेक्षा, रंगमंच विधि व आदर्श नाट्य विधि की अपेक्षा अधिक उपयोगी, रंगमंचीय विधि व आदर्श नाट्य विधि की अपेक्षा अधिक उपयोगी। आ गई बात समझ में? स्वाभाविक उपयोगी है, क्योंकि व्यावहारिक ढंग से इसी को काम में लेकर के सिखाया जा सकता, उद्देश्य भी पूरा हो गया, खर्चा भी नहीं लगा। इससे बढ़िया बात क्या होती है बताइए जरा। ठीक है, अगला लिखो, रंगमंच अभिनय विधि।
अगली विधि लिखो, रंगमंच अभिनय विधि। रंगमंच अभिनय विधि। लिखो, इसे प्रयोग विधि भी कहा जाता है। इसे प्रयोग विधि भी कहा जाता है। इसे प्रयोग विधि भी कहा जाता है। लिखो, इसमें पात्रों के अनुकूल वेशभूषा, इसमें पात्रों के अनुकूल वेशभूषा, व परिस्थितियों के अनुकूल वातावरण, इसमें पात्रों के अनुकूल वेशभूषा व परिस्थितियों के अनुकूल वातावरण में अभिनय किया जाता है। इसमें पात्रों के अनुकूल वेशभूषा व परिस्थितियों के अनुकूल वातावरण में अभिनय किया जाता है। ठीक है भाई, जैसा पात्र है वैसा ही तो उसका ड्रेस रहेगा, और जैसा घटनाक्रम चल रहा है नाटक में वैसा ही पीछे का क्या रहेगा, पर्दा रहेगा। ठीक है भाई, अब जैसे राज दरबार है तो राज दरबार की तस्वीर रहेगी, राजा का सिंहासन होगा, वो उस पर बैठेगा, सभासद बाकी बैठेंगे। ठीक है, अब उसको जैसे कोई स्कूल का दृश्य है, कक्षा का दृश्य है, तो बाद में वैसी वेशभूषा रहेगी, वैसा ही माहौल क्रिएट किया जाएगा। अगली पंक्ति में लिखिए, यह श्रम साध्य व खर्चीली विधि है। यह श्रम साध्य मानी मेहनत बहुत करनी पड़ती है। यह श्रम साध्य व खर्चीली विधि है। अगली पंक्ति में लिखिए, हालांकि यह विधि प्रभावपूर्ण है। हालांकि यह विधि प्रभावपूर्ण है, लेकिन कक्षा शिक्षण के लिए अव्यावहारिक है। लेकिन कक्षा शिक्षण के लिए अव्यावहारिक है। लेकिन कक्षा शिक्षण के लिए अव्यावहारिक है। प्रभावपूर्ण तो है भैया, एक्चुअल परिस्थिति में अभिनय उस ड्रेसिंग सेंस के साथ, वो अभिनय तो इसी में होगा। ठीक है, एकदम स्टेज पे श्रोता भी सामने बैठे हैं, दर्शक बोलेंगे, खैर दर्शक भी सामने बैठे हैं, और वहां आप कर रहे हो जैसे किसी को शूर्पणखा का रोल दिया जाए, किसी को रावण का रोल दिया जाए। अब वो बंद कमरे में रावण बन जाए ये अलग विषय, वहां मंच के ऊपर सबके सामने वो अट्टहास करना पड़ेगा उसको, रावण वाला सा। ठीक है, किसी को विश्वामित्र का रोल दिया गया तो उसको वहां वही बड़ी शालीनता के साथ ऐसे ऋषियों की मुख मुद्रा ले हुए विचार, हे वत्स इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करना होगा। प्रभावपूर्ण तो है लेकिन अव्यावहारिक है, क्योंकि इसमें साधन बहुत चाहिए महाराज, और हमारे स्कूल्स में इतने साधन नहीं मिलते। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन भी किसी से मांग करके लानी पड़ती थी चीजें, तख्ते लेकर के आते थे, उससे स्टेज बनता था। फिर बाद में बेचारे कई महिला की वेशभूषा में जिनको होना होता बेचारा ढूंढ ढांड कोई के ड्रेस ले आता। ठीक है, और बाद में बच्चे जैसे ही स्टेज परफॉर्मेंस करते, जैसे ही कंप्लीट होता वो भागते अपने कमरे की तरफ, कोई के खुलखुलार पड़ जाता लुगड़ी पड़ जाती, भाई आदत में थोड़ी वो कोई सापो बांधे है, वो सापो पड़ा जाते हो, ऐसे ही होता है। कई वो काली मूछ बना के आते, फिर ऐसे रगड़ रगड़ के उसको चारों ओर फैला देते, वो आनंद के पल होते थे। लेकिन अब लिखो, व्याख्या विधि, व्याख्या प्रणाली। आप में से कितने लोगों ने कभी नाटक में भाग लिया? हमने भी लिया भाई, हम तो वो नाटक आता था उसमें मास्टर बनते थे शिक्षक बनते थे। हाँ जी, दहेज प्रथा पे किया था, क्या बात है वाह। हम तो उसमें क्या वो शिक्षक बना करते थे, शिक्षक। हाँ, और प्रभु कृपा से उसमें वो, अरे उसमें एक होता था ना, एक पात्र तो ऐसा होता था जिसको कुछ ज्ञान नहीं होता था, वो उपस्थिति भी अलग ही ढंग से बोलता था,
वो प्रश्नों के उत्तर भी उल्टे ही देता था, वो अशिक्षा पे होता था वो, ठीक है। इस प्रकार का एक नाटक होता ज्यादा वो। और ऐसे पहले बच्चे मिलकर के हम रामलीला का मंचन किया करते थे, तो रामलीला में हम महर्षि विश्वामित्र का रोल निभाया करते थे, उसका सूत्रधार भी हम ही थे, कारण कि वो कथा हमारी तकरीबन याद सी थी प्रसंग, तो हम उसका सूत्रधार भी, एक नाटक में सूत्रधार होता है, ठीक है, तो रोल डिवाइडेशन के साथ पूरे घटनाक्रम को और संवादों को तय करता है, तो उसमें भी ऐसा होता था, ठीक है। एक बेचारे राम बनते थे, ऐसे कई कई रोल होते हैं। आनंद गर्मियों की छुट्टियों में दोपहर में नीम के पेड़ के नीचे रामलीला का मंचन होता था, क्योंकि सोमवार को रात को 8 बजे रामलीला आती, रामायण आती, अब और बाद में 6-7 दिन उसका मंचन चलता, ठीक है। और गांव में भी रामलीला आती थी पहले, और पूरा गांव बैठ करके देखता था, क्योंकि मनोरंजन के साधन वही थे, और उसके प्रति एक आध्यात्मिकता का भाव भी होता था। सीता स्वयंवर वाले दिन गांव वाले लोग जैसे कोई बेटी को विदा करे ना, वैसे ही बेचारे वो बेस बोलते हैं ना अपने यहाँ, ड्रेस वगैरह लेकर के आते थे, कन्यादान का 551 रुपया, फलाना आकार 1100 रुपया, बड़ा वो होता था आनंद, ठीक है। खैर अब वो आनंद नहीं रहे हैं, आज आपके मोबाइल में है रामायण, आज सब तमाम चीजें, लेकिन ना तो वो भाव रहे हैं। वरना वो 8 बजे जब आता था, वो डीडी नेशनल पे रामायण आती थी, तो प्रभु से विनती की जाती थी कि आज लाइट न चली जाए, वो जाती थी, फिर वो जाती, क्योंकि कभी कभार आती थी, कभी कभार नहीं। आज मोबाइल में जब चाहे आप रामायण देख लो, कुछ कोई भी कार्यक्रम देख लो, लेकिन वो भाव, जब तक चीजें अनुपलब्ध रहती है ना, तो उनको उपलब्ध करने में यदि जटिलता होती है ना, तभी उनका वो सम्मान रहता है, ये मान करके चलिए। और यदि वो सहजता में प्राप्त हो जाती है ना, तो फिर जीवन नीरस और अरुचिकर हो जाता है। हमारा एक मैथिली शरण गुप्त का शायद एक नाटक खंड का भी चला करता, नहुष। नहुष नहुष पृथ्वीलोक का राजा था, ये है ना आपके भीम वगैरह, ये इनका पूर्वज था। तो नहुष को इंद्र को एक बार कोई शाप मिल गया था, इंद्र को, तो इंद्र को इंद्रपद छोड़ना पड़ा, तो इंद्रपद खाली नहीं रह सकता, वरना राक्षस हमला कर देंगे। तो पृथ्वी के राजा इतने प्रतापी होते थे कि नहुष को स्वर्ग में बुलाया गया, जबकि स्वर्ग में सह शरीर प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन नहुष को देवताओं ने अपनी मजबूरी के चलते वहां स्वर्ग का अधिपति बनाया। अब महाराज स्वर्ग में तो पूरे सुख ही सुख, स्वर्ग में तो कोई दुख ही नहीं है, सब व्यवस्था है, सुख ही सुख, भूख ही नहीं है, लेकिन व्यंजन तो बहुत है। तो नहुष थोड़े दिन में उकता गया, और उसने कहा कि मेरी पृथ्वी ही ठीक है, वहां भाई जब तक आप लंबी यात्रा करके ना आए हो ना, तब तक छांव का आनंद नहीं है। आपने धूप को झेला है तभी छांव में आनंद आए, आपने छांव ही छांव देखी तो आपको छांव के सुख का क्या पता, समझ में आ गया। और जब तक किसी चीज को प्राप्त करने के लिए श्रम नहीं किया, मेहनत नहीं की, श्वेत न बहाया, तब तक उसकी प्राप्ति का आनंद नहीं मिलता। तो वो थोड़े दिन में बेचारा वहां से उगता गया, उसने कहा मेरी पृथ्वी ठीक है, ठीक है, यहां तो कोई ऐसे आनंद ही नहीं आ रहा। अरे आपको पूरे दिन कोई के एसी में रहो, ठीक है, और आपको पूरे दिन अच्छे अच्छे भोजन मिले हुए, मेहनत करनी नहीं है, तो आपको 5-10 दिन 15 दिन 1 महीने तो सब बड़ा अच्छा लगेगा, और मजा हो रहा, काजू कतली मिल रही है, लेकिन आप 1 महीने बाद उगता जाएंगे। इसको यूं समझ लीजिए, अपने यहाँ कोचिंग आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, मेहनत करते हैं, तब कई बार जब छुट्टी आती है तो अच्छा लगता है, लेकिन लॉकडाउन के अंदर छुट्टियां ही थी, कितनी अच्छी लगी थी, है उगता गए थे ना, वही बात है। खैर छोड़िए, आइए लिखो व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली में क्या होगा, शिक्षक ही पठन करेगा और शिक्षक ही व्याख्या करेगा, ठीक है। आदर्श नाट्य विधि में शिक्षक अभिनेता के रूप में अभिनय करता है सभी पात्रों का, यहां केवल वो समझाएगा, घटनाओं को समझा देगा, अभिनय नहीं करेगा। लिखिए, शिक्षक द्वारा पठन व व्याख्या की जाती है, शिक्षक द्वारा पठन व व्याख्या की जाती है। अगली पंक्ति में लिखिए, शिक्षक कठिन स्थलों की, शिक्षक कठिन स्थलों की, अरे नाटक में कोई कठिन कथा वस्तु आ गई, स्थल स्थान, शिक्षक कठिन स्थलों की स्वयं व्याख्या करता है। स्थल, शिक्षक कठिन स्थलों की स्वयं व्याख्या करता है, एवं नाटक के गुण दोषों की विवेचना करता है, एवं नाटक के गुण दोषों की विवेचना करता है।
आ गई बात समझ में? भाई शिक्षक यहाँ नाटक के गुण क्या हैं, इस नाटक में क्या प्रभाव है, लेखक ने नाटक किस ढंग से लिखा है और कितना उसमें सफल हो पाया और क्या कमियां रह गई, इसकी व्याख्या करेगा। अब इसकी व्याख्या से बच्चों में वो गुण डेवलप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अगली पंक्ति में लिखिए, यह प्रणाली महाविद्यालय स्तर पर, कॉलेज लेवल पर, यह प्रणाली महाविद्यालय स्तर पर उपयुक्त हो सकती है। यह प्रणाली महाविद्यालय स्तर पर उपयुक्त हो सकती है, किंतु माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर नहीं। किंतु माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर नहीं। किंतु माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर नहीं। ठीक है, कॉलेज लेवल के विद्यार्थियों को आपको अभिनय वगैरह ये करवाने की नहीं, क्योंकि वो बचपन से वो पढ़ के भी तो आए हैं, तो ये माना जाएगा कि वहां तक पहुंचे हैं। अब वहां तो वो नाटक के गुण दोषों की विवेचना करेंगे, समीक्षा प्रणाली हो गई ना एक तरह की, वही करेंगे। लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर तो छोटा लेवल पे तो संभव ही नहीं है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर भी ये काम की नहीं है। अगली पंक्ति में लिखिए, इससे नाटक की रसात्मकता, रस भाव है ना नाटक में, जो रसपूर्णता है, इससे नाटक की रसात्मकता समाप्त हो जाती है। इससे नाटक की रसात्मकता समाप्त हो जाती है और वह गद्य पाठ के रूप में हो जाता है। और वह गद्य पाठ के रूप में हो जाता है। और वह गद्य पाठ के रूप में हो जाता है, या गद्य पाठ की भांति हो जाता है। रूप की जगह भांति लिख लो, वह गद्य पाठ की भांति हो जाता है। अरे भाई, फिर भाई जैसे आदर्श नाट्य विधि में तो शिक्षक कम से कम अभिनय तो कर रहे थे, पूरे संवादों को प्रस्तुत कर रहे थे। तो शिक्षक जब संवादों को प्रस्तुत कर रहे थे, बच्चे को नाटक का रस तो आ रहा था ना, नाटक की कथा का बोध तो हो रहा था ना। इसमें तो गुण दोषों की विवेचना पर चले गए, कठिन स्थलों की व्याख्या करते हुए चले गए। तो नाटक में जो रस है, वही नाटक भी किसी न किसी रस का होता है, हास्य रस का भी होता है, श्रृंगार का भी होता है, वीर रस का भी होता है। ठीक है, तो जो रस है उसका तो बोध ही नहीं होगा। जैसे गद्य पढ़ा रहे हो वैसा शिक्षण हो जाएगा नाटक यहाँ व्याख्या प्रणाली से। तो अगली पंक्ति में लिखिए, एक नोट लगाइए अगली पंक्ति में, उपर्युक्त प्रणालियों में से, उपर्युक्त नाटक शिक्षण की विधियों में से लिखिए, उपर्युक्त नाटक शिक्षण की विधियों में से कोई विधि पूर्ण नहीं है। उपर्युक्त नाटक शिक्षण की विधियों में से कोई विधि पूर्ण नहीं है। अतः उपर्युक्त प्रणालियों के आधार पर, या अतः उपर्युक्त विधियों के आधार पर, अतः उपर्युक्त विधियों के आधार पर कोई संयुक्त या मिश्रित प्रणाली, कोई संयुक्त या मिश्रित प्रणाली ही अपनाना उपयोगी है। कोई संयुक्त या मिश्रित प्रणाली अपनाना ही उपयोगी है। कोई संयुक्त या मिश्रित प्रणाली अपनाना ही उपयोगी है। इसे समवाय विधि कहा जाता है। इसे समवाय विधि कहा जाता है। इसे समवाय विधि कहा जा सकता है, ऐसे लिख लो, इसे समवाय विधि कहा जा सकता है। वैसे आपको समवाय विधि का एक निचोड़ बताए, समवाय कहते किसको हैं? आपने जो कुछ सीख रखा, जितनी विधियां पढ़ रखी है, हर विधि में कोई ना कोई गुण है और हर विधि में कोई ना कोई, मैं केवल नाटक शिक्षण के संदर्भ में बात नहीं कर रहा, मैं हर प्रकार के शिक्षण के संदर्भ में बात कर रहा हूं।
तो उन समस्त विधियों के गुणों को आत्मसात करते हुए शिक्षक कक्षा में अपने ही ढंग की एक शैली विकसित करता है, जिसमें दोष कम से कम हो और गुण अधिक से अधिक हो। जो कुछ विधियों के बारे में उसने सीख रखा है, उन तमाम विधियों का वो प्रयोग करता है अपने शिक्षण के दौरान, उसे समवाय शिक्षण कहते हैं। जैसे व्याकरण शिक्षण में भी हमने समवाय शिक्षण की चर्चा, यहां भी समवाय शिक्षण की चर्चा, काव्य शिक्षण में भी समवाय शिक्षण की चर्चा, मतलब निचोड़, समस्त विधियों का एक मिश्रित स्वरूप जिसमें दोष कम से कम हो और गुण अधिक से। समझ में आ गई? उसे क्या कहते हैं? समवाय कहते हैं। ठीक है, ये आपका यहां नाटक शिक्षण और कहानी शिक्षण विश्राम लेता है। ठीक है, तो नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी हो गई? बोलो महाराज, समवाय विधि। ठीक है, ओके, विश्राम दे कक्षा को। जय हिंद।